चुनावी चर्चा के तहत आज हमारा विषय बहुत ही संजीदा है। संजीदा इसलिए है कि देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये सरकार इस बार जब आम चुनाव हुए हैं तो जनादेश इस आधार पर मांग रही है कि जो कहा सो किया। और जो कहा क्या, तो उसमें राम मंदिर का निर्माण था, धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति थी। भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी उल्लेखनीय और ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर व्यक्त करती है। धारा 370 के संदर्भ में जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है का नारा लगाते हुए भाजपा की कई पीढ़ियां खत्म हो गई। वो कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति कर भारतीय जनता पार्टी ने देश को यह बताने के संदर्भ में कोशिश की, देखो जो हम कहते आए थे मौका मिलने पर हम उसे कर गुजरे। पिछले 5-6 साल से भारतीय जनता पार्टी यह भी बताने में लगी कि जम्मू कश्मीर में नया सवेरा आ चुका है। लोग देश के मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। लोगों का भाजपा के प्रति, देश की सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है और उस भरोसे को जानने परखने का स्तरीय चुनाव था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो कश्मीर घाटी की 3 सीटों के संदर्भ में प्रत्याशी घोषित करने से इंकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कमल खिलाने की अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, वहां पर हम देशभक्त पार्टियों को समर्थन देंगे और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस, एनसीपी और पीडीपी का प्रत्याशी चुनाव ना जीत पाए। 3 सीटें हैं वहां पर घाटी के तहत, बारामूला है, अनंतनाग है और साथ श्रीनगर है। तो हमारा आज का विषय इसी संदर्भ में है। हमारा विषय घाटी में चुनाव, भाजपा का खाली दांव। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं कर रही? क्या यह पलायन है? इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तर्क है, यह पलायन नहीं है। बाघ जब 2 कदम पीछे हटता है इसका मतलब है कि वो बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। हमारी निगाह विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भाजपा का दावा और विरोधी दलों के अपने अपने आंकड़े, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में राधिका खेड़ा जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ में रजनी सेठी जी हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रखकर हम बात कर रहे हैं उसकी प्रवक्ता है रजनी सेठी जी। और साथ ही हमारे साथ में मुस्लिम बहुल इलाका है ये तीनों सीटों के संदर्भ में, तो मुस्लिम समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जाने माने मुस्लिम रिसर्चर अतिकुर रहमान साहब मौजूद है। लंबे अंतराल के बाद वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रजनी सेठी जी से करते हैं और रजनी सेठी जी से समझने की कोशिश करते हैं। जिस धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जनादेश पाने के लिए प्रयत्नशील है, उम्मीद कर रही है कि देश उसके लिए वोट करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी जिस कश्मीर के संदर्भ में ये धारा 370 के संदर्भ में ऐतिहासिक फैसला लिया, वह जनादेश लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? रजनी जी। हेलो जी रजनी जी। जी सबको नमस्कार जी। सर, 370 खत्म करना और जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाना ये कहीं ना कहीं हमारा पुराना एजेंडा भी था, क्योंकि हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बने और उसके लिए हमारे काफी वीरों ने शहादत भी दी है और जम्मू कश्मीर को यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के चुंगल से छुड़ाने के लिए लगातार हम लोग कोशिश करते रहे हैं जब से भाजपा की स्थापना हुई है। जी। मुझे लगता है कि 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाना और उसके बाद यहाँ पर अमन शांति को बहाल करना और जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना, ये हमारा मकसद रहा है और उसमें हम काफी हद तक सक्सेसफुल रहे भी है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, कैंडिडेट देना नहीं देना, ये सेंटर लीडरशिप की डिसीजंस होते हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत अच्छा विजन लेकर चल रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। उन्होंने इस संदर्भ में कश्मीर में लगातार पिछले 10-11 साल में काम किया भी है और जो स्कीम्स पूरे देश में दी जा रही हैं वो लगातार कश्मीर में भी हर व्यक्ति को, जात धर्म को मद्देनजर ना रखकर हर व्यक्ति को स्कीम का बेनिफिट दिया भी जा रहा है। अब विजन क्या है, क्या वो चाहते हैं, किस मद्देनजर उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिए, मुझे लगता है कि उन्होंने इस बार शायद, जो मेरी अपनी सोच है कि उन्होंने इस बार शायद कश्मीर की जनता को कहा है कि वो अपने दिमाग से, अपनी सोच से उस कैंडिडेट को आगे लाएं जिनमें राष्ट्रभक्ति हो, जिनमें देश के लिए प्यार हो, जो कश्मीर को इन जुल्म सितम से निजात दिलवा सके। कहीं ना कहीं हमारी केंद्रीय नेतृत्व की यही सोच रही होगी कि कश्मीर की जनता इस बार खुद चुने कि कौन सा नेता उनके लिए सही है,
क्योंकि पिछले 70 साल में एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को लगातार वोट देकर कश्मीर किस दिशा में चल पड़ा था, पाकिस्तान का टेररिज्म कितना बढ़ चुका था। मुझे लगता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बार वहां की जनता को दिखाना चाहता है और बताना चाहता है कि इस बार खुद सोचिए, समझिए कि कौन सा नेता आपके लिए अच्छा है, किसके लिए आप चुनाव करेंगे। पर रजनी सेठी जी, मैं तो बड़ी उलझन में पड़ गया। भाजपा इस बात को लेकर परेशान क्यों है? भाई, भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती ही है, उसके समर्थक ये बताते हैं कि देश के लिए अगर कोई भला सोचता है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। देश का कोई भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और कश्मीर को अगर देश के साथ मुख्य धारा में कोई पार्टी ला सकती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी कश्मीरियों को यह विकल्प क्यों नहीं दे रही कि वो कमल के फूल पर मोहर लगाएं और अपना मत, अपना समर्थन, अपनी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ व्यक्त करें? भारतीय जनता पार्टी ने इससे उन्हें वंचित क्यों कर दिया? रजनी जी, देखिए, कमल का फूल ऑलरेडी वहां खिल चुका है। हमारे बीडीसी के, डीडीसी के चुनाव में, कॉर्पोरेशन के चुनाव में कमल का फूल ऑलरेडी कश्मीर में खिल चुका है जी। ये कोई नया कमल का फूल खिलाने नहीं जा रहे हम लोग। एमपी चुनाव में इस बार जो स्ट्रेटेजी बनी है, जो केंद्र नेतृत्व ने डिसाइड किया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं आपसे वही रिपीट कर रही हूँ कि उनको वो दिखाना चाहते हैं कि आप खुद समझिए, सोचिए, क्योंकि आज की जनरेशन काफी जागरूक जनरेशन है। कश्मीर की युवा जो पत्थर लेके घूमते थे, आज कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। आप लोगों ने लगातार देखा होगा कि कश्मीर में हालात सामान्य हो चुके हैं, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कुर्सियां बचाने के लिए स्ट्रेटेजी बना रही हैं, मगर लोग भी समझ गए हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें अब इन पॉलिटिकल पार्टीज पे फेथ नहीं करना, हमें मोदी जी के विजन को लेकर काम करना है। और कुछ रीजनल पार्टीज वहां पर ऐसी भी हैं जो देशभक्ति को लेकर काम कर रही हैं, जो मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, हमें स्ट्रैटेजी का, मोदी जी की और अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी पर विश्वास रखना चाहिए कि कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर खासतौर से वो संवेदनशील है, क्योंकि लगातार पिछले 10-11 साल में वो लगातार जम्मू कश्मीर की चिंता कर रहे हैं। सेठी जी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जरा उदार मन का परिचय दे रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां की जो स्थानीय पार्टियां हैं, जिनका इस देश के प्रति प्रेम है और जो एनसीपी, पीडीपी या कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, उनको अवसर दिया जाए। भाजपा उनको समर्थन देगी और उसके माध्यम से देश की मुख्य धारा में कश्मीर को जोड़ेगी। राधिका खेड़ा जी मेरे साथ हैं। राधिका जी की पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। तो राधिका जी, कितनी परेशान हो गई आप भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से, जिसमें उसने 3 लोकसभा सीटें स्थानीय दलों के हवाले इसलिए कर दी हैं कि कश्मीर की जनता को अपने बीच से नेता चुनने का विकल्प मिले, वो खुद अपने बीच से नेता निकाले और भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन दे। हिमांशु जी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप कह रहे थे ना, 2 कदम आगे चल रहे हैं, 2 कदम पीछे चल रहे हैं। ये आगे बढ़ने को, ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ये पीछे धड़क से गिर जाएंगे 4 जून को, आप देखिएगा। और वो सब दिखाई दे रहा है। देखिए, आप छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी घूमे, मुझसे ज्यादा आप इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में घूमे, तो जगह जगह, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो बस्तर हो, हर जगह 370 धारा हटाने के मोदी जी ने अपने अपने पोस्टर लगाए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पोस्टर नहीं लग रहे, लेकिन मोदी जी के 370 के ऊपर अपनी पीठ थपाने वाले पोस्टर लगे। मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से कि नीचे ना वहां पे जगह थी, एक डिस्क्लेमर लगा दे कि पूरे देश में हम 370 पे वोट मांगेंगे, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो जम्मू कश्मीर में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर इतना अच्छा काम उन्होंने किया है, 370 हटा के वहां पे अमन और शांति हो गई है, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई है, टेररिज्म खत्म हो गया है, तो 56 इंच के सीने से जो प्रधानमंत्री चिल्ला के संसद में कहते थे, मैं अकेला सब पर भारी, आज वो क्यों लोगों के पीछे छुप रहे और किसके पीछे छुप रहे? देखिए, बारामूला में साजिद लोन, वही साजिद लोन जो एक सेपरेटिस्ट रहा है, वही जिसका फादर इन लॉ जिन्होंने टेररिज्म को पैदा किया जम्मू कश्मीर में से, वो उनमें से एक है। फिर आप देखिए, अनंतनाग में अल्ताफ बुखारी को वो सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये सबको पता है वहां पे ओपन की उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को तो देखिए सपोर्ट करेंगे नहीं, तो बचे यही लोग। अल्ताफ बुखारी जिसके ऊपर एनआईए की इंक्वायरी चल रही है, उसकी गाड़ी में बम पकड़े गए, तो ये इन लोगों को, सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और जाके कहते हैं कि हमने टेररिज्म खत्म कर दिया और कांग्रेस पार्टी टेररिस्ट को सपोर्ट करती है। यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड ये करने जा रहे हैं। और अगर इतना ही बेहतरीन काम 370 हटाकर, और कश्मीरी पंडित, हम कैसे भूल सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर तो उन्होंने पूरे देश में पैसा कमाया, पिक्चरें रिलीज करी, और इतना जो इतना दर्दनाक चीज हुई थी उसके ऊपर पैसा कमाया, उस पर वोट लेने की काम किया।
और आज वो कश्मीरी पंडितों के लिए वो जाके चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या हो गया जो कहता था मैं एक अकेला? उनको बिहार में भी देखिए 40 में से सिर्फ 17 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और 48 सीट महाराष्ट्र में करीबन शायद 25-26 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अकेले चलने वाले को आज लोगों के पीछे छुपने की जरूरत क्यों पड़ गया? मैं फिर कहती हूं, अगर मोदी जी और शाह साहब ने इतना कुछ कर दिया जम्मू कश्मीर के लिए तो चुनाव लड़े ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आप बात करें राधिका, तो जम्मू में लड़ तो रहे हैं, उधमपुर में लड़ रहे हैं, जम्मू में लड़ रहे हैं, लद्दाख में लड़ रहे हैं। कश्मीर के संदर्भ में, घाटी के संदर्भ में स्थानीय भावनाओं को देना। रजनी सेठी जी की आपने बात नहीं सुनी। रजनी सेठी जी ने बताया हम में धैर्य है, हम में त्याग की भावना है, हम स्थानीय नेतृत्व पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने बीच से लोगों को निकालें जो उनका भविष्य संवार सकते हैं, और एनसीपी, कांग्रेस और पीडीपी के चंगुल से लोग निकल पाए, इसलिए भाजपा ये कदम उठा रही है। इस पर कोई टिप्पणी है? लद्दाख में बहुत अच्छा हुआ। लद्दाख के तो इनके सांसद ने आके कह दिया मेरे गलती हो गई कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। लद्दाख आंदोलनग्रस्त है और आपको याद होगा लद्दाख में पहले भी वॉन्सू साहब के पिताजी ने भी एक बार ऐसे ही आंदोलन किया था और इंदिरा जी गई थी स्वयं उनका फास्ट तोड़वाने और नींबू शरबत से उनका फास्ट तोड़वाया था। लेकिन मजाल है मोदी जी या शाह साहब या इनकी पार्टी में से कोई चला गया और सोनम वांगचुक के पास नहीं। लद्दाख आंदोलनग्रस्त है, वहां के सिटिंग भारतीय जनता पार्टी के एमपी उनकी असलियत बता रहे हैं, वहां पे भी हारेंगे। और वापस आते देखिए कश्मीर के जो मेन इशू है धारा 370 हटाने से, जहां पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है आप नए लोग लेकर आना चाहते हैं, इतने समय में मोदी जी जिनके एक फोन कॉल से युद्ध विराम हो जाता है बड़े बड़े देशों में, उनके पास लोग नहीं है वहां पे वो अभी तक लीडरशिप नहीं खड़ी कर पाए। और वो छोड़िए, जैसे मैंने कहा सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप एक तरफ से बोलते हैं साजिद लोन एक सेपरेटिस्ट है, सब जानते हैं, आसिफ बुखारी जिस तरीके से एनआईए उसके पीछे है, तो आप उन लोगों को सपोर्ट करने जा रहे हैं, उधर से आप नेता निकाले, उधर से नेता निकालो। ये राधिका जी का सवाल है। पर अतिकुर रहमान अब मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी दृष्टि क्या देख रही है? घाटी में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं दे रही है, पर पूरे देश में जनादेश के संदर्भ में एक फैक्टर है, एक पहलू है जिसके अंदर धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अतिकुर रहमान साहब आपकी दृष्टि? हिमांशु जी धन्यवाद बहुत बहुत। मैं 2-3 वजह देख पा रहा हूं इसके अंदर। देखिए पहली जो सबसे बड़ी वजह मुझे ये नजर आ रही है कि आपने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिया, बारामूला, श्रीनगर और एक कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग। अब देखिए ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर बीजेपी कोई कैंडिडेट खड़ा भी करती तो मुसलमान ही उनको चुनना पड़ता, और ये चाहते नहीं है कि पार्लियामेंट में बीजेपी का कोई भी मुस्लिम एज अ मुस्लिम कैंडिडेट पार्लियामेंट में चुन के आए। ये बहुत बड़ी वजह मैं देख पा रहा हूं। दूसरी बात यह कि हारने का डर पॉसिबल है इनको हो कि भाई हार इनको स्वीकार करना पड़ेगी, और 370 से क्योंकि जोड़ा जा रहा है कश्मीर के इलेक्शन और पूरे भारत के अंदर डंका बजाया जा रहा है, तो ये भी एक इनके लिए बहुत बड़ा डिफीट होगा कि 370 हटाने के बाद बीजेपी ये 3 मेन कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गई है, इसीलिए पॉसिबल है। तीसरा फैक्टर देखिए ये है हिमांशु जी कि बीजेपी ने जो मस्कुलर अप्रोच दिखाई है 370 में, कश्मीर में, ये मस्कुलर अप्रोच डे 1 से मैं कह रहा हूं ये मस्कुलर अप्रोच इनकी काम नहीं आएगी। जम्मू एंड कश्मीर के लोग हों या पूरे भारत के लोग हों, ये बीजेपी को अच्छी तरह से इन्होंने समझ लिया है। बीजेपी अन्य आगे आने वाले दिनों में और चुनाव में क्या करती आई है, क्या करने जा रही है जून 4 के बाद में, ये मस्कुलर अप्रोच इनका फेलियर इनको साफ साफ नजर आ रहा है। लो कॉन्फिडेंस इनको साफ साफ नजर आ रहा है, लो वोटर टर्नआउट के अंदर। तो इसीलिए जो ये डरा हुआ चेहरा है, ये जो एक तरह से सिमटते जा रहे हैं, ये एक थर्ड मेजर रीजन हो सकता है कि ये 3 जगहों पे इलेक्शन। तो अतिकुर रहमान साहब आपने एक नया पहलू दिया, थोड़ी राजनीतिक समझ भी आपकी हमेशा रही है। क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप से बड़ा परिपक्व निर्णय लिया है, पूरा देश जीतना है, 400 सीटों का आंकड़ा एनडीए को हासिल करना है, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है, तो उसके मद्देनजर इन 3 सीटों पर चुनाव न लड़ना ज्यादा मुफीद है बजाय इसके कि इन 3 सीटों पर लड़ा जाए। क्या कहते हैं तो एक राजनीतिक सूझबूझ से भरा हुआ निर्णय है, समझदारी भरा निर्णय है, लोग सवाल उठाते रहे,
पर कुल मिला के इस निर्णय से भाजपा को फायदा ही फायदा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। जी। और एक फोर्थ पॉइंट में मिस कर गया, मगर उसके ऊपर बाद में आऊंगा, पहले आपका प्रश्न ले लेता हूं मैं। ये बहुत सोची समझी राजनीतिक डिसीजन है इनका, क्योंकि देखिए अभी तक के हम ये आकलन कर रहे थे कि लोएस्ट ऑफ द लोअर म्युनिसिपल इलेक्शंस को भी बीजेपी ने पूरे भारत में 10 साल में बहुत सीरियसली लिया है जी, बहुत सीरियसली लिया है। और अब ये 3 सीट्स को छोड़ना, तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये सोचे समझे तहत नहीं है, बहुत सोची समझी ये एक रणनीति हो सकती है। चौथा पहलू जो मैं भूल गया, आपने ये प्रश्न जब पूछा तो मुझे याद आया कि ये एक डर का माहौल तो नहीं है बीजेपी के अंदर कि भाई अगर हम किसी तरह से ये 3 एरियाज के अंदर, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो कैंडिडेट हम पोस्ट करेंगे, तो क्या अभी भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है सेना पर, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस पर, कि कहीं कहीं गोली नहीं चल जाए? क्या अभी भी ये डर रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवाद से? ये जो कॉन्फिडेंस देश में एडवर्टीजमेंट के जरिए ये बखार करते हैं, खुद ही इनका कॉन्फिडेंस यहां पर फेल हो रहा है। ये एक चौथा फैक्टर, ये चौथा फैक्टर है। तो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। रजनी सेठी जी, आपके पास आना मेरे लिए बेहद जरूरी हो गया इस बिंदु के संदर्भ में। अतीकुर रहमान साहब की सबसे बड़ी दलील आकलन के तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची में अभी तक किसी मुसलमान को स्थान नहीं दी है, और ये जो 3 सीटें हैं घाटी की, इनमें जो कुछ भी गुजरा है उसमें मुसलमान प्रत्याशी दिया जाना जरूरी लगता है। तो पूरे देश के मुकाबले इन 3 सीटों को छोड़ना ज्यादा मुफीद है भाजपा की रणनीति के तहत, इसलिए सीटें छोड़ दी। दूसरा पहलू वो ये दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताती है कि देखो, हमने आतंक से कश्मीर घाटी को मुक्त करा दिया है। भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने के साथ कहीं वो आतंक की निशाने की जद में ना आ जाए और उसका पूरे देश में प्रभाव नकारात्मक ना पड़ जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं सोच है। आप कुछ टिप्पणी करना चाहिए राधिका जी इससे पहले मैं बाहूं, उससे पहले रजनी जी। जी जी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, मैं पहले जवाब देना चाहूंगी। देखिए, ये तमन्ना है पूरे देश की कि इन जैसे मुस्लिम चेहरे जो हैं, ये मेरे प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो हिंदू मुसलमान करके पूरे देश की राजनीति को खराब करना चाहते हैं। इनको ये नहीं दिखता कि जम्मू कश्मीर इतने सालों से जल रहा था और आज की डेट में पिछले 10-11 साल से लगातार यहाँ पर मिलिटेंसी कम हो गई है, आपस में भाईचारा बढ़ गया है, पत्थरबाजी खत्म हो गई, ये इनको नहीं दिखेगा। मुस्लिम कैंडिडेट की बात करूं तो मुझे लगता है ये शायद भूल गए हैं कि हमारे यहाँ से जम्मू से मुस्लिम चेहरा गुलाम अली खटाना जी, जो एसटी कैटेगरी से आते हैं, इज ऑल्सो मुस्लिम कैंडिडेट, जो भी राज्यसभा में गए हैं। तो ये जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान को, ये अपनी मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते जब तक मोदी जी केंद्र में बैठे हैं। हमारा केंद्र नेतृत्व काम कर रहा है। रही बात कश्मीर में आतंक के डर से हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी इनकी गलतफहमी है, क्योंकि ये बाहर के प्रदेशों में रहकर जम्मू कश्मीर की तुलना नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में कैसी सिचुएशन है ये नहीं बता सकते। मैं खुद जम्मू की नागरिक हूँ, मैं खुद कश्मीरी पंडित फैमिली से आती हूँ। कश्मीरी पंडित फैमिली पिछले 70 साल में लगातार जब माइग्रेशन हुई है 1989 के बाद से लगातार दरबदर थी, तबाह थी, और कहीं भी वो जाकर कश्मीर में न घूम पाती थी, न विजिट कर पाती थी। आज उनके बच्चे वहां पर जॉब कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जम्मू के लोग कंफर्टेबल तरीके से कश्मीर में घूम रहे हैं। शायद जिस प्रदेश से ये आते हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़, और जहां से ये रहमान जी हैं, मुझे इनके प्रदेश का नहीं पता, इनके प्रदेश से भी लोग यहाँ एज ए टूरिस्ट कश्मीर में घूमने आ रहे हैं। अगर आतंक की बात होती तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती। तो रजनी जी, आप क्या है इतना गुस्सा हो गए हमारे अतीकुर रहमान साहब पर अगर आपने इसको उत्तर हमें दे दिया होता कि भाजपा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही घाटी में, तो शायद इतना गुस्सा करने की आपको नौबत ही नहीं आती। या भाजपा चुनाव लड़ रही होती तो अतीकुर रहमान साहब को यह सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपको नहीं लगता है कि घाटी में भाजपा के प्रति लोगों का उत्साह है, घाटी में इस ऐतिहासिक फैसले के प्रति भाजपा के प्रति समर्थन है, घाटी देश की भावनाओं के साथ है, इसको व्यक्त करने का बहुत ही सुनहरा अवसर था कि इन 3 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ती। क्या आपको नहीं लगता है ये मौका आप चूक गए देश को संदेश देने का?
जी, सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल रजनी जी, ये सवाल किससे करूंगा और मैं? जी जी जी, एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर, इसलिए मैं पूछ रही थी। मुझे लगता है कि मैंने आपसे लगातार बात की कि हमारे लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर की अमन शांति, लोगों के दिल को जीतना, हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर काम करते रहेंगे। अभी आने वाले दिनों में असेंबली के भी चुनाव होंगे, इंतजार करिए, हमारे एमएलए के कैंडिडेट सामने आएंगे। जो कमल का फूल आप चाहते हैं कश्मीर में खिले, लगातार खिलेगा भी। वहां की पोलिटिकल पार्टी को चिंता हो गई है कि भाजपा ने अपना जनाधार कश्मीर में बना लिया है। वो इस चिंता में है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में असेंबली के चुनाव होंगे तो यहाँ पर भाजपा के कैंडिडेट भारी तादाद में जीत कर आएंगे। तो ये चिंता मुझे लगता है इन लोगों को भी पड़ गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हमारे देश में परसेंटेज इन मुस्लिम चेहरों की भी है जो देश को तबाही की कगार पर लेना चाहते हैं। तो रजनी रेड्डी जी ने भाजपा का मंसूबा बता दिया। भाजपा को विधानसभा जीतनी है और उस विधानसभा को जीतने के लिए अभी लोकसभा को कुर्बान कर देने में कोई बुराई नहीं है। अगर 400 पार का आंकड़ा आ रहा है तो 400 की जगह 397, 370 की जगह 367, क्या दिक्कत है? तो राधिका जी क्या कहती हैं? इसे कहते हैं रणनीति, इसे कहते हैं समझ, इसे कहते हैं चातुर्य। फंस गए आप। हिमांशु जी, इसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का ढोल फट जाना। रहमान साहब ने बिल्कुल सही एक बात कही जब मैं सुन रही थी। उन्होंने कहा ये किसी भी मुसलमान को कहीं पे भी चेहरा नहीं बनाना चाहते। मैं भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन से पूछना चाहती हूँ, मैडम आप लोगों ने कितने मुसलमानों को पूरे देश भर में टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने? एनडीए मत बताइएगा, एनडीए अलग, भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों को पूरे देश भर में टिकट दी है? पर राधिका जी आप क्यों चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट दे? आपकी इसमें इतनी रुचि क्यों? आप क्यों नहीं पूछ रहे जी? लगातार प्रधानमंत्री, मैं पहले सबको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सिर्फ एक टिकट एक मुसलमान को दी है, वो भी केरला में, क्योंकि उस पर्टिकुलर सीट में मल्लापुरम शायद, जहां पे 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वरना उन्होंने पूरे देश में नहीं दी। तो सबका साथ सबका विकास के ढोल की पोल यहां खोल गई। एंड रहमान साहब ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देना चाहते तो इसीलिए वो वहां चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों? क्योंकि मुसलमान मोदी जी के लिए घुसपैठी है, वो हर जगह जाके ये कह रहे हैं, और जो वो चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया पहले फेज में इनका सब कुछ फेल हो चुका है, इसलिए हिंदू मुसलमान पे आ गए, मंगलसूत्र पे आ गए। अब देखिएगा थोड़ी दिन में इनकी स्क्रिप्ट होने वाली, क्योंकि अब जो सेकंड फेज का इनको पता चलेगी रिपोर्ट, इनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके बाद उनको रोना, अभी से बता रही हूं आपको, 2-4 दिन में आप और हम डिबेट कर रहे होंगे, मोदी जी आंसू भी बहा देंगे, वो स्क्रिप्ट का नेक्स्ट पार्ट है। तो देखिए ये किस तरीके से ना वहां पे जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठियां हैं, सबका साथ सबका विकास को इनको मतलब नहीं है। इनको यही एक शायद मुझे लगता है रीजन है, इनको जो नफरत है। लेकिन जब आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, और ये एक मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस देश की जनता को भी देखनी चाहिए। ये बार बार लगातार कहते हैं कि मुस्लिम लीग की बू आती है हमारे मैनिफेस्टो से सिर्फ मुसलमानों के लिए। कहां पे? हम किसी का नाम नहीं लेते, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो से लेकर हमारी सरकारें हर वर्ग के लिए है। मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ये बताओ राधिका जी, अगर आपकी पार्टी मुस्लिम परस्त नहीं है तो आपको ये जानने में दिलचस्पी क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दी है? आपको भाजपा से जानने के लिए केवल यही रह गया कि भाजपा ने कितने मुसलमानों को टिकट दी है? रह गया है, और इसमें मुस्लिम परस्त क्या है? अगर इस देश के नागरिक को कितनी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, माइनॉरिटी को कितनी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, इसके बारे में सब जानना चाहेंगे। लगातार प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आके उनको घुसपैठिया बोल के जाते हैं हर मुसलमान को, और मैं जानती हूं कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत मुसलमान रहते हैं। पूरे देश में क्या हमारे देश के नागरिक घुसपैठी है? ये भी तो मोदी जी के वोटर है, और मोदी जी के खुद के लोग आके ये कह रहे हैं, जो उनके पार्टी ऑफिस में। देखिए ये भी बहुत अफसोस की बात है कि 10 साल में कोई भी मंत्रिमंडल में मोदी जी के मुसलमान नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास कहां हो रहा है? देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सबका साथ सबका विकास होगा। जम्मू कश्मीर में देखिए जो स्ट्रैटेजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए। हम ये नहीं कहते, बार बार मैं कह रही हूं कि अगर हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, जिसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं, सब आते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना हम इस देश के बारे में, सबके बारे में बात नहीं कर रहे। इसमें ये कहां हो गया कि हमें मुसलमानों, हमें सबकी फिक्र है, हमें हिंदू की भी फिक्र है, हमें सबकी फिक्र है। और बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है कि हम संविधान का हक सबको देख सके, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं। मोदी जी आपका दावा तो है कि आपको सबकी चिंता है, पर आपने नहीं पूछा भाई कि बीजेपी ने कितने सिखों को टिकट दी, आपने ये भी नहीं पूछा पारसी कितने दिए, आपने ये भी नहीं पूछा कि भाई जैनी कितने उतार दिए।
जैसे चर्चा हो रही है कि वहां पे उनको, मैं तो सिर्फ रहमान साहब की बात को आगे ले जा रही हूँ कि वहां उन सीटों में आपको मुसलमान चेहरा देना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये, तो रहमान साहब, और ये भी बताना, ठीक है मैं हिमांशु जी एक बहुत अहम बात बोलूं, ये जो एक नैरेटिव बनता जा रहा है ना पूरे देश में कि एक पार्टी मुसलमानों के लिए सोच रही है, अगर एक पार्टी हर धर्म के लिए सोच रही है तो इस देश का संविधान यही सिखाता है कि सबके बारे में सोचा जाए। हम कोई एक धर्म के राष्ट्र नहीं है, हम कोई सऊदी अरेबिया या कोई नहीं है जहां पे इस तरीके का राज चलता है, जहां पे धर्म की राजनीति होती है। हमारे यहाँ कर्म की राजनीति होती है, काम की राजनीति होती है, और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, और जो मोदी जी के सांसद चेहरे भी कह रहे हैं कि संविधान बदलना है। संविधान क्यों बदलना है? क्योंकि सबका हक उनसे छीनना है, मीडिया हो चाहे माइनॉरिटी हो, सबसे सवाल पूछने का हक छीनना है। ये सब हक हमें संविधान ही तो देता है कि ये सबके लिए देश है, ये सबका देश है। तो ये बार बार, और ये सवाल तो आएगा ना कि जम्मू कश्मीर में क्या डर है। 300 जैसे एक पहलू ये है कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आज भी हालात, स्थिति स्थिर नहीं है, आज भी टेररिज्म कंट्रोल नहीं हो रहा है, और इसीलिए मोदी जी को सपोर्ट टेररिस्ट सपोर्टर्स को करना पड़ रहा है। तो ये दलील है राधिका जी के लेके मैं आतिकुर रहमान साहब आपके पास आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूं। हमें रजनी सेठी जी ये बता रही हैं, लोकसभा को लेकर इतना परेशान मत होइए, फोकस में जम्मू कश्मीर विधानसभा है। कश्मीर में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, भाजपा दमदारी से लड़ेगी, तैयारी से लड़ेगी और तमाम सीटों पर लड़ेगी। शुभकामनाएं देना चाहेंगे रजनी सेठी जी और भाजपा को? अतिकुर रहमान साहब आएंगे जनादेश लेने के लिए, भाई आपको निराश नहीं करेंगे वो। और ये बात छेड़कर, असेंबली की बात छेड़कर रजनी जी थोड़ा सा फंस गई हैं, क्योंकि सवाल ये उठता है फिर हिमांशु जी कि जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है वन नेशन वन पोल, मैं गलत तो नहीं हूं रजनी जी, आपने लिखा है ना वन नेशन वन पोल, तो ये तो सुनहरा मौका था आपके लिए कि जम्मू कश्मीर में भी एक साथ में पार्लियामेंट के साथ इलेक्शन करा देते। यानी कि आप ये बात आज आपने कबूल कर ली कि वहां पर नॉर्मल हालात नहीं है, स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता, असेंबली कायम नहीं हो सकती, आपने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट नहीं खड़े कर पा रही हैं, यानी कि या तो मान लीजिए हालात अच्छे नहीं है इसीलिए वहां पर स्टेट असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि हिमांशु जी सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि जल्द से जल्द असेंबली बहाल किया जाए और इलेक्शन करवाए जाए। वन नेशन वन पोल का नारा बीजेपी देने वाली क्यों जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली में साथ में इलेक्शन नहीं कर पा रही है? और कहीं पर भी इलेक्शन नहीं है, कोई बाहर नहीं है, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी नहीं दी इन्होंने। बहुत पॉसिबल इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देते। तो कुल मिलाकर अगर हम इस बिंदु पर जाएं चर्चा के निष्कर्ष पर, तो कहीं ना कहीं कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में गैर मौजूदगी सवाल पैदा करने वाली है। हो सकता है पूरे देश में इस गैर मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती हो, पर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की, जो देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करता है, वह मौजूद नहीं है। और तब मौजूद नहीं है जब उसके हिस्से में एक ऐतिहासिक फैसला मौजूद है उसकी जेब में, जिसमें धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये संकोच रख रही है कि अभी कश्मीर शायद इस फैसले के साथ उस तरीके से मत व्यक्त न करे जैसा बाकी देश व्यक्त कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अभी उसे घाटी में समर्थन के लिए और समय की जरूरत है? क्या घाटी के लोगों को और समझाने की जरूरत है, जिसमें वो धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति को अपनी बेहतरी के लिए समझ पाए? कहीं ना कहीं ये जरूरत दिखाई देती है, पर इतना तय है कि इस फैसले ने सवाल पैदा किए हैं। आने वाले समय में ही इसके उत्तर मिल पाएंगे। आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद हमारे साथ इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज की इस चुनावी चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।